सुप्रभात छात्रों। हमारे पाठ्यक्रम में 6 गद्य, 6 पद्य और व्यवहारिक हिंदी में 5 पाठ है। इसके अलावा विशेष अध्ययन में 1 पाठ है। लेकिन अब तक हमने 3 पाठ देखे, 3 कविताएं देखी। अब आज हमें व्यवहारिक हिंदी में जो हमारा पहला पाठ है, माने अनुक्रमणिका के अनुसार 14वां पाठ पल्लवन, आज हम देखने वाले हैं। तो अब हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। अब हमने लेखक का परिचय पढ़ा, उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियां। साहित्य का समाज शास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाज शास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब ये साहित्य की विधा कौन सी है? तो एकांकी है। अब एकांकी का परिचय हम देखेंगे, या एकांकी किसे कहते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जाता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी का विशेषण होता है, या एकांकी की विशेषता होती है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी एक उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। देखिए छात्रों, अब हमें यह एकांकी देखनी है। तो कल्पना कीजिए कि आप अपने क्लास में आए हो और सामने प्लेटफॉर्म माने रंगमंच है, जहां आप सारे विद्यार्थी खड़े हो और एक वक्ता के रूप में आप अपने अध्यापक से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो। तो यहाँ अपना क्लास है, अपनी कक्षा है, समय प्रातः 11 बजे का है, स्थान 12वीं कक्षा का क्लासरूम, रंगमंच प्रस्तुति देखें किस तरह है कि कक्षा में
विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। आगे देखिए कि जिस तरह से परीक्षा नजदीक आई है और विद्यार्थी अपनी अपनी पढ़ाई में मग्न है या पढ़ाई उनकी चालू है, और तभी अंतिम दिनों में परीक्षा के पहले जब हमारे शिक्षक आपसे सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि देखिए विद्यार्थियों कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हो गई और तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो विद्यार्थी एक एक करके अध्यापकों के सामने आकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक का प्रवेश होता है रंगमंच पर, माने क्लास में। तभी सारे विद्यार्थी उठकर खड़े रहकर अपने अध्यापक को नमस्ते सर कहते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कहते हैं, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाया है, परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? तभी रोशन कहता है, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक कहते हैं विद्यार्थियों से, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तभी प्रतीक विद्यार्थी कहता है कि सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। अध्यापक इस पर कहते हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की ओर या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों की बारीकी से देखा नहीं। शीतल कहती है, एक विद्यार्थिनी है शीतल, वो कहती है सर से, सर आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। तभी अध्यापक उसे कहते हैं, मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल कहती है, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? अब देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से शीतल ने ये सवाल अपने शिक्षक से पूछा, अध्यापक से पूछा, तो मैं पहले ही बताती हूँ कि पल्लवन है क्या, ये विधा कौन सी है। तो देखिए, पल्लवन में सुक्ति, उक्ति या पंक्ति, काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। एक उक्ति दी जाती है, एक लोकोक्ति दी जाती है या एक सुवचन दिया जाता है। उसके बाद पल्लवन की अन्य उक्ति का विस्तार उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का उसमें प्रयोग करना नहीं चाहिए। उसके बाद पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक होता है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी पड़ती है। पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम होना चाहिए। उसमें वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक भाषा होनी चाहिए। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। अब ये तो हमने पल्लवन के बारे में बताया, लेकिन अध्यापक अपने छात्रों से इसकी व्याख्या किस तरह से करते हैं, देखिए।